तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यू लेक्चर। ठीक है, तो हम इसमें जो है वो आपको आज थोड़ा सा रिवीजन भी करवाएंगे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ें। ठीक है, आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो इसमें एक बार अगर हम लोग देख लें शॉर्ट में, अगर हम लोग सब डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप भी अगर रिवीजन करते जाओगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर रिवीजन करते जाओगे आप पर डे के हिसाब से, ठीक है, और हर एक दिन का काम रोज करोगे, ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको हर एक दिन का काम जो है ना वो रोज़ करना पड़ेगा। आपको एक दिन भी जो है वो इरेगुलर नहीं होना। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं करना है। यहाँ पर हर एक दिन पढ़ाई करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है क्योंकि टाइम है अभी। और वही अगर हम लोग अभी से ध्यान ना दें, ठीक है, और अगर हम लोग अपने काम को डिले करते जाएं तो हमारा जो है फाइनल जो जब सिलेबस भी ख़त्म होने वाला होगा वो भी डिले हो जाएगा। फिर हम लोग का जो लास्ट में होगा कि अगर हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म भी कर देते हैं तो हम लोग के पास उतना इनफ टाइम नहीं होगा रिवीजन करने के लिए। बिकॉज रिवीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग किसी चीज़ में रिवीजन ना करें, ठीक है, तो हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। ठीक है, और फिर सारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। मतलब कि हमको वो चीज़ आता था, वो चीज़ हम सीखे थे ऑलरेडी, पहले से सीखे थे, लेकिन जब हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे ना रेगुलर वेज में, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, भुला जाएंगे और उस चीज़ को करना भूल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये भी सोचते हो ना कि जैसे कि अगर कोई नाइफ जो है वो अगर रखे जो होता है वो भूतर हो जाता है। ठीक है, मतलब वो अच्छे से उसे कट नहीं कर पाता वो कोई चीज़ को। और इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ पढ़े हो तो उसको बार बार रिवीजन, एक रेगुलर वेज में रिवीजन करते जाओ। जैसे कि आप कोई भी टाइम निकाल लो दिन का, ठीक है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, वो आपको रिवीजन के लिए अलग से देना है और पढ़ाई के लिए तो अलग से है ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक जो है वो हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा यही था ना, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। अच्छा, हमारा ये पहला टॉपिक था। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने थे कि लेमा क्या था। लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यही पढ़े थे हम लोग लेमा। मतलब कि लेमा के हेल्प से हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है क्या। ठीक है, ये जो है ना आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। आप यही पढ़े हो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में, यही आपका इक्विलिब्रियम यही कहता है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए एंड बी, अगर इसको हम लोग वो इक्विलिब्रियम ऐसे भी लिखा था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से भी लिखा था। वो क्या बोला था, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो कि रिमाइंडर है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और स्मॉलर देन क्या होगा, बी, मतलब कि डिवाइजर से छोटा होता है हमेशा रिमाइंडर। या आप जब भी कोई भी डिवीजन कर रहे हो तो वहां पर ये ख्याल रखना कि आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब कि बी से छोटा होगा। और ये जो क्वोशिएंट है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन और इक्वल टू डिविडेंड के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बात समझ में आया। डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपको उसका रेंज भी हम लोग बताए थे। ठीक है, फिर हम लोग इस पर कुछ बेस क्वेश्चन किए थे, फिर हम लोग देखे थे टर्म्स देखे थे, मतलब कि ए इज इक्वल टू हम लोग 2q का फॉर्म देखे थे, ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का फॉर्म देखे थे इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, मतलब कि जब हम लोग 3 के साथ डिवाइड करते तो उसका फॉर्म्स देखे थे। फिर उसके बाद 4 का भी फॉर्म्स देखे थे। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ हम लोग इंटीजर्स देखे थे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग का जो दूसरा टॉपिक था वो हमारा था, इसको एक बार आप रिवीजन करना। ठीक है, नहीं होगा तो एक बार पुराने वाले वीडियोस को फिर से देखना, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। फिर उसके बाद हम लोग का जो दूसरा टॉपिक था वो हमारा था इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम जब हम लोग पढ़े थे तो एल्गोरिदम मतलब क्या जाने थे, तो एल्गोरिदम मतलब होता है कि एक वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, एक वेल डिफाइंड स्टेप जिससे हम लोग किसी कोई रिजल्ट मिल जाता है, पार्टिकुलर रिजल्ट, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब होता है
एक वेल डिफाइंड स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अच्छा, अब इसका यूज क्या होता है? इसका जो यूज होता है वो होता है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2, या तो 2 या तो मोर देन 2, ठीक है, देन 2 नंबर्स, ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये इसका ये क्या है, यूज है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा चीज, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो आपका कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड ही है। क्या है? स्टेप डिवीजन मेथड है। जो हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड करते थे ना एचसीएफ को फाइंड करने के लिए, डिवाइड करते थे, ठीक है। स्टेप डिवीजन मेथड क्या कहता है? तो ये एक स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप इसका एक प्रोसेस है। मतलब कि आप पहले बार डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है, आपका ये डिवाइजर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो आपका रिमाइंडर बचा था वो आपका क्या बन जाएगा, डिवीजर, और जो पहला वाला प्रीवियस जो डिवीजर था वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। इसी प्रोसेस को आप करते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, और जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको कहते थे हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड, और यही आपका क्या है, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, इसका सॉरी इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम, इसका एक क्या बोलते हैं, फैंसी नेम कह दिया गया है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में हम लोग पढ़ें। अच्छा, अब हम लोग फिर उसके बाद इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम में क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या था इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम में? पहला टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा था, हम लोग देख लेते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आपको क्या बोल रहा था, 2-3 नंबर दे रहा था, जैसे कि एज एग्जांपल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7, 9 and 2, ठीक है, बाय यूजिंग, कोई भी 3 नंबर हो जाएगा, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब कि आपको क्या दे दिया था, 2 या 2 से ज्यादा 3 नंबर दे दिया था। हार्डली आपको 3 दे सकता है, 3 से ज्यादा नहीं देगा, एग्जाम में भी नहीं देगा, ठीक है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7, 9, 2, जैसे कि 3 नंबर का हम लोग एचसीएफ करना है बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब आपको क्लियरली क्या बोल रहा है, आप स्टेप डिवीजन मेथड लगाओ, इसका एचसीएफ फाइंड कर लो, ठीक है, वो आपको आता है। तो ये जो था वो हमारा टाइप 1 का प्रॉब्लम था। टाइप 2 का प्रॉब्लम कैसा था? तो टाइप 2 का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था कि फाइंड द, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोलता था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए ऐसा रहता था, फाइंड, यहां पर बताते हैं हम नेक्स्ट पेज में, टाइप 2 का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। टाइप 2 का प्रॉब्लम की कुछ इस तरीके से था कि यहां पर बोल रहा था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट। अच्छा, लार्जेस्ट की जगह पर यहां पर और क्या यूज कर सकता है, ये चीज को आपको यहां पर नोट करना है। या तो आपको लार्जेस्ट बोलेगा, या तो ग्रेटेस्ट बोलेगा, या तो आपको हाईएस्ट बोल सकता है। ये 3 वर्ड में से कोई भी वर्ड को यूज कर सकता है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर्स विच डिवाइड which divide 24 and 37 living remainder, living remainder 2 and 3 respectively। या तो यहां पर 2 ही बोल सकता है, यहां पर बोल सकता है लिविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ठीक है। तो वैसे भी बोल सकता है, या तो हम लोग अलग अलग लेकर के चल गए 2 और 3, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग सबसे पहले क्या माने, लेट द, मतलब वो नंबर, लार्जेस्ट नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोल देते हैं, लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स, इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि लार्जेस्ट नंबर एक्स है, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलते थे, अगर हम इस नंबर को
ठीक है। अगर हम लोग 24 को इस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग 37 को इस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब कि हम क्या बोले, अगर आप इसमें से 24 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 22, मतलब कि अब तो ये x 22 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर यही x आपको 35 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस केस में अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो अगर हम लोग ऑलरेडी अगर इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा था आपको ये वाला, ठीक है। मतलब कि कोई भी दो नंबर है, जैसे कि अगर हम लोग आपको बोले एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर 37 है, इसको अगर हम लोग 3 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 12 बार में, ठीक है। 36 आ जाता है, 1 रिमाइंडर बच जाता है। अगर हम लोग इस 1 को पहले ऑलरेडी से सब्ट्रैक्ट करके रखे 37 में से, मतलब कि यहाँ पर से 37 माइनस 1 रखे तो 36, तो क्या ये अब कंप्लीटली डिविजिबल है 12 टाइम्स में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि अगर हम लोग पहले से ऑलरेडी पहले से हम लोग डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके रखे, उसी तरीके से अगर हम लोग जब 24 को x के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता है। और अगर हम लोग पहले से ही ये जानते हुए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही अगर हम लोग 24 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते रहे, मतलब कि 22 रहता, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता, हाँ बिल्कुल कर देता। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 37 है, अगर हम लोग 37 को x के साथ डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। और अगर हम लोग क्या बोले कि अगर हम लोग इसी 37 में से पहले से ही 3 को सब्ट्रैक्ट करके रखे तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो हाँ ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो समझ में आया आपको। तो अच्छा, मतलब कि अब हमारा देखो नंबर तो सेम ही है, नंबर तो हमारा 2 ही है, मतलब ये x है, ठीक है। पहले भी x था, अब भी x है, लेकिन x जो है वो 22 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और x जो है वो 35 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। मतलब हम लोग x को 22 का फैक्टर बोल सकते हैं, हम लोग x को 35 का भी फैक्टर बोल सकते हैं। मतलब कि हमको जो है वो x जो है वो 22 और 35 का क्या है, फैक्टर है, लेकिन हमको क्या निकालना था, लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा फैक्टर निकालना था। मतलब कि हमको क्या निकाल देना पड़ेगा, डायरेक्टली सिंपली हम लोग को HCF निकाल देना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर बोल रहा है या ग्रेटेस्ट बोल रहा है या हाईएस्ट बोल रहा है। मतलब कि हमको सबसे बड़ा नंबर निकाल देना पड़ेगा जो कि 22 और 35 को डिवाइड करता हो, और यही हमारा क्या आ जाएगा, जो इसका HCF आएगा वही हमारा रिजल्ट या तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया आपको। फिर से बता रहे हम लोग को क्या बोल रहा है कि टाइप 2 का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था कि क्वेश्चन ये बोल रहा था कि फाइंड द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 24 एंड 37 लिविंग रिमाइंडर 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से बोल दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या बोले कि मान लेते हैं कि वो लार्जेस्ट नंबर x है, ठीक है। अगर हम लोग x को 24 को अगर हम लोग जब x के साथ डिवाइड कर रहे थे तो 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। और वही अगर हम लोग 37 को x के साथ डिवाइड किए तो 3 रिमाइंडर बचा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 24 में से पहले से ही अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करके रखो, मतलब कि यहाँ पर 22 रखो, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा ये x इसको, मतलब कि यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग 37 में से 3 को पहले से ही सब्ट्रैक्ट करके रखे तो क्या ये x 35 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी हम आपको समझाएं ये चीज कि अगर हम लोग 37 है उसमें से अगर हम लोग 37 को अगर हम लोग 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 12 बार में आता है 36, 1 रिमाइंडर बचता है। तो अगर हम लोग ये रिमाइंडर को पहले से ही सब्ट्रैक्ट करके रखे, मतलब कि 37 ना लिख करके अगर हम लोग 36 लिखते हैं तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग 24 ना लिख करके 2 पहले से ही सब्ट्रैक्ट करके लिखे, मतलब कि 22, मतलब कि अब ये x 22 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये x जो है वो 35 को भी क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि x जो है वो फैक्टर है 22 का भी और 35 का भी, ठीक है। मतलब कि x जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, 22 और 35 का। लेकिन हमको क्या निकालना था, लार्जेस्ट नंबर निकालना था, सबसे बड़ा नंबर निकालना था। मतलब कि हमको क्लियरली पता चल रहा है कि हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि HCF ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर। और हमको सबसे बड़ा फैक्टर ही निकालना था, एक सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि x जो है वो कॉमन फैक्टर तो है 22 और 35 का, लेकिन हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट। तो इसलिए हम लोग हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 22 एंड 35 का, और वही हमारा रिजल्ट देगा, आंसर देगा। बात समझ में आया क्या आपको, ये चीज क्लियर है, टाइप 2 का प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। टाइप 3 के प्रॉब्लम में अगर हम लोग डिस्कस करें तो टाइप 3 का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था। टाइप 3 का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था कि आपको क्या बोल रहा था कि बोल रहा था कि HCF ऑफ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, HCF ऑफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 34 एंड मान लेते हैं 72, ठीक है। बस हम ऐसा ही एग्जांपल ले रहे हैं, HCF ऑफ 34 एंड 72, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड, ऐसा बोला था
एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब होता है लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 34x प्लस ऑफ 72, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ था। मतलब कि आपको क्या बोल रहा था कि आपको इसका जो एचसीएफ है ना, जो आपका एचसीएफ आएगा ना, इसका किसका एचसीएफ है ना, जो आपका 34 और 72 का इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है इस फॉर्म में, मतलब कि वो इसके बराबर है। आपको यहाँ पर क्लियरली एक्स या वाई का कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू निकालना था। मतलब कि आप क्लियरली इसका क्या निकालो, एचसीएफ निकाल लो बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। उसका जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखो, उसको इसके साथ इक्वेट कर दो, आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। टाइप 4 का प्रॉब्लम क्या बोल रहा था? टाइप 4 का प्रॉब्लम जो है, टाइप 3 तो इजी था, टाइप 4 क्या बोल रहा था? टाइप 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा था, एक्सप्रेस द, ऐसा बोला था कि एक्सप्रेस, देखो एक्सप्रेस नहीं बोला, देखो ये है आपका पास्ट, मतलब कि ये हो चुका है, मतलब कि 34 और 72 का जो एचसीएफ है वो एक्सप्रेस्ड है, मतलब ऐसा है कि वो 34x और 72 के बराबर है। लेकिन हमको क्या करना है, टाइप 4 के प्रॉब्लम में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा था, मतलब कि आप ये प्रूफ करो कि जो आपका एचसीएफ होगा 34 एंड 72 का, ठीक है, इज इन द फॉर्म 34x प्लस ऑफ 72y। इस तरीके से बोल रहा था कि आप इस तरीके से इसका जो एचसीएफ है, तो हम लोग क्या करते थे, इसका पहले एचसीएफ निकालते थे ये वाला, ठीक है। अब उसके लिए हम आपको मेथड बता दिए थे, क्या करना है आपको, स्टेप डिवीजन मेथड से आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना था। अब आपको हर एक मेथड, हर एक स्टेप के लिए आपको इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जो होता था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो चीज आपको लिखना था हर एक स्टेप के लिए। अब आप हर एक स्टेप के लिए लिख दिए, आप लास्ट स्टेप को छोड़ दोगे, आप यहाँ पर से मतलब कि सेकंड लास्ट स्टेप से स्टार्ट करोगे, मतलब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, सेकंड बोल दो, थर्ड बोल दो, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या बोलो, अब क्योंकि आप इसका एचसीएफ निकाल दिए, वो किसके बराबर है, 3 के बराबर आया, ठीक है। अब देखो, अब आपका ये जो है ना स्टेप फर्स्ट, मतलब कि जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है वहां पर से आप 3 का वैल्यू निकाल दो, जो कि क्या हो गया 75 माइनस ऑफ 6 इंटू 12, वो हो गया। अब आप क्या करो, ये जो आपका रिमाइंडर है ना, आपका क्या बोलते हैं, जो कि आपका रिमाइंडर है हर एक केस में, जैसे कि यहाँ पर 6 रिमाइंडर है, आप इस 6 को इस इक्वेशन नंबर सेकंड से एलिमिनेट कर दो, हटा दो। मतलब कि इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लोग 6 का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 81 माइनस ऑफ 75 इंटू 1, ठीक है। तो उसी जगह उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 6 के यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, 12 को मल्टीप्लाई कर दिए, अलग अलग ब्रैकेट से हटा दिए। अब हमको किसको एलिमिनेट करना है, 75 को एलिमिनेट करना है, तो 75 यहाँ पर है, ठीक है। सॉरी 75 को नहीं, हमको किसको एलिमिनेट करना है, रिमाइंडर तो यही है ना 75, हाँ, तो हम लोग 75 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम लोग 81 को अलग लिख दिए, देखिए 81 पहले से था तो हम लोग 81 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए, 81 को अलग था तो 81 को हम लोग अलग रहने दिए, ठीक है, ऑलरेडी पहले से हम लोग अलग रहने दिए, ठीक है। अब देखिए 75 और यहाँ पर ये दोनों को साथ में लिया है, ठीक है। जब हम लोग साथ में ले आए तो यहाँ पर बच गया 12, यहाँ पर बच गया एक कॉमन लेकर के यहाँ पर आ गया 30, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इस 75 को एलिमिनेट कर देंगे, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, तो 75 का वैल्यू क्या आ जाएगा 237 माइनस ऑफ 81 इंटू 2, तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दिया, 13 से मल्टीप्लाई कर दिए अलग अलग। अच्छा 81 वाले टर्म को अलग लिख दिए, ठीक है, 273 वाले टर्म को अलग लिख दिए, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। बात समझ में आया है कि आपको इस तरीके का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें जो है वो देखिए, हम लोग जैसे कि टाइप 4 का पहला प्रॉब्लम में हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके थे, टाइप 4 का हम लोग दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है, पेज नंबर 38, ठीक है, ये भी हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन यहाँ पर देख चुके थे, ये प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी, ठीक है। अच्छा ये वाला भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 39 भी, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग ये भी डिस्कस कर लिए ये वाला चीज, ठीक है। तो हम आपको यहाँ तक पेज नंबर 40 तक बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, स्टेप मतलब कि टाइप 4 पर ही ये प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ अलग नहीं है, टाइप 4 जैसा ही ये प्रॉब्लम है, मतलब कि टाइप 4 का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ D इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, अगर D क्या है, एचसीएफ है किसका 52, सॉरी D इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, अगर D जो है वो 56 और 72 का एचसीएफ है, देन फाइंड x एंड y सेटिस्फाइंग D इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या बोल रहा है, देखिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखलाएंगे अच्छे से, ठीक है। क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन हम लोग देखते हैं खाली, ठीक है, फिर बाद में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। हम आपको खाली रफ में बताएंगे। इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, देखिए डी जो है वो क्या है, एचसीएफ है किसका, डी जो है वो आपका एचसीएफ है किसका, 56, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, गुड, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, सेटिस्फाइंग इतना, मतलब कि आप एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करो जो कि इस वाले टर्म को, इस वाले फॉर्म को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब कि हमको ये प्रूफ करना है कि d इज इक्वल टू 56x प्लस ऑफ 72y के फॉर्म में, मतलब कि वी हैव टू प्रूव, ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि d जो है वो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और d क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे किसका, 56 एंड 72 का, ठीक है, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपको फाइंड करने आता है, ठीक है। 56 1 बार में कितना हो गया, 56, ठीक है, 6 6 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया 56, कितने बार में लगेगा, 3 बार में, 16 3 जा कितना होता है, 18 का है, 3 4 48, ठीक है, 3 बार में तो कितना हो गया 48, ठीक है, 8 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया 0। अब यहाँ पर आ गया 16, 8 2 16, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से हम लोग करते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। इस स्टेप डिवीजन मेथड ऐसा ही होता है, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, मतलब कि ये हमारा 8 जो है वो क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। मतलब कि अगर हमको यहाँ पर एचसीएफ पता चल गया, ठीक है, जो एचसीएफ है इसका वो क्या है, 8 है, एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 इज 8, ठीक है, 8 के बराबर हो गया। अब हम क्या बोले, आप हर एक स्टेप के लिए क्या लिखो, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लिखो। तो पहला वाला स्टेप ये है, तो इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है 72, डिवाइजर क्या है 56, क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 16, हो गया। इसके लिए लिखेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, ठीक है। तो डिविडेंड बराबर, डिवाइजर क्या है 16, क्वेश्चन क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 8, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप के लिए लिखेंगे डिविडेंड क्या है 16, डिवाइजर क्या है 8, क्वेश्चन क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 0, बस लिख दिए इस तरीके से। बोलो कोई दिक्कत, हर एक स्टेप के लिए। लास्ट वाले स्टेप से कोई भी मतलब नहीं है, इस वाले स्टेप को देखेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड बोलती है, मतलब हम लोग को यही 2 स्टेप से मतलब है, ठीक है। अब सुनिए, अब ये रहा 8, अब हमको क्या करना है, इस मतलब यही एचसीएफ को, मतलब ये किसके बराबर, ये डी के बराबर तो होगा ही है, मतलब कि डी बोल दिया था कि एचसीएफ है इसका, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई, ठीक है। अब हमको देखो यही डी को हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उसका तरीका ये है। अब देखिए, अब इस 8 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख दिए, मतलब कि पहले वाले इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखें, बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा अब सुनिए, क्या हम लोग इस 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 56 माइनस, अगर हम लोग यहाँ पर से 16 को एलिमिनेट करना चाहें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 72 माइनस, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, ठीक है, सेकंड का यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 16 इज इक्वल टू 72 माइनस 56 बोल सकते हैं, 56 इंटू 1 मतलब कि 56, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमको कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जब तक आपको फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाओ, नहीं करो सब्ट्रैक्ट वगैरह, अभी आपको इसमें नहीं करना है, ये आपको ज़्यादा अच्छा तरीका है, कर दोगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर 16 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 72 माइनस 56 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इंटू 3 था तो इंटू 3 लिख दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 3 था ना, हाँ इंटू 3 था तो इंटू 3 लिख दिए बस। अब क्या करो 8 इज इक्वल टू 56 माइनस ऑफ, अब ये देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई है तो 72 इंटू 3 लिख दो, माइनस ऑफ 56 इंटू 3 लिख दो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ब्रैकेट से हटा दो इसको बाहर, तो क्या हो जाएगा 56 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 56 माइनस 72 इंटू 3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 56 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर भी 56, यहाँ पर भी 56, मतलब ये दोनों टर्म में से कॉमन निकाला जा सकता है, तो 8 इज इक्वल टू ये दोनों टर्म को एक साथ ले आए और 56 को कॉमन निकाल दिए, तो क्या बच गया 1 प्लस 3 बच गया। और यहाँ पर से इस वाले टर्म को अलग लिख देंगे, तो वहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस 72 इंटू माइनस 3, इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं 3 के साथ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से तो वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा ये इस फॉर्म में लिखा गया, मतलब कि 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3। क्या देखिए क्या हमारा ये सेम फॉर्म है, ये और ये फॉर्म को अगर आप देखो, ये और ये वाले फॉर्म को देखो तो क्या सेम फॉर्म है, 56x 72y, 56x 72y, वेयर x के यहाँ पर क्या है आपको 4 है और y के यहाँ पर आपको क्या है, y के यहाँ पर आपका क्या है -3 है। हम लोग x और y का भी वैल्यू फाइंड कर दिए। चलिए इतना चीज़ तो हो गया, हमको पता है कि आपको टाइप 4 अब समझ में आने लगा है। ठीक है, इतना चीज़ तो हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी है। क्या बोल रहा है यहाँ तक तो आपको काम हो गया, आप x और y को भी इस फॉर्म में आप प्रूव भी कर दिए और x और y का वैल्यू भी फाइंड कर लिए। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए ये बोल रहा है कि ऑल्सो शो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक। आपको ये प्रूव करना है कि x और y जो है वो यूनिक नहीं होगा। मतलब क्या बोल रहा है, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है, ये इस लाइन लास्ट लाइन है ना, तो इसको या तो ऐसे भी बोल सकता है ऑल्सो सो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, तो इस तरीके से भी बोल सकता है कि एक्सप्रेस एक्स एंड वाई इन 2 डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, मतलब एक्स और वाई को 2 डिफरेंट वे में प्रूव करके देखो। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर कि आपका ये जो है ना 56 हम लोग यहाँ पर प्रूफ क्या किए, एक्स यहाँ पर क्या है 4 है और वाई के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 72 इंटू -3। ठीक है, ये हो गया एक्स के यहाँ पर और ये हो गया y की जगह पर। तो बोल रहा है कि x और y यूनिक नहीं होगा, आपको ये प्रूव करना है। मतलब क्या बोल रहा है, या तो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस x एंड y इन 2 डिफरेंट वेज, दोनों बोल सकता है क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको RS अग्रवाल में भी दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, RD शर्मा में भी है, हर जगह ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा टाइप 4 में ना इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछ सकता, ये सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है। ठीक है, मतलब अगर आपसे ये सवाल हल हो जा रहा है, ठीक है, मतलब आपसे सारा क्वेश्चन बन सकता है टाइप 4 का। मतलब कि आपका SCF पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब चाहे आप NCERT उठाओ, RS अग्रवाल उठाओ, NCERT एग्जाम्पलर बनाओ, सबसे आपका ये क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि ऑल्सो शो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। आपको ये प्रूव करना है कि एक्स और वाई यूनिक नहीं है। मतलब ये आपको ये बोला है कि आपका जो एक्स के यहाँ पर जरूरी नहीं कि 4 हो, यहाँ पर जो है वो 37 भी हो सकता है, प्लस 72 ये वाई के यहाँ पर जरूरी है कि -3 हो, यहाँ पर आपको 75 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है आपको यहाँ पर, एक्स और वाई यूनिक नहीं हो सकता है। मतलब कि जरूर आपको ये प्रूव करना है कि एक्स और वाई यूनिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक्स का वैल्यू हमेशा 4 और वाई का वैल्यू हमेशा -3 हो। एक्स के यहाँ पर आपको कुछ और भी आ सकता है, वाई के यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये यूनिक नहीं होगा, तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अब सुनिए, अब तक हमने क्या प्रूफ किया, अब तक हमने प्रूफ किया कि हमने देखा कि ये जो 8 है वो बराबर है 56 इंटू किसके बराबर 4 के यहाँ पर, और प्लस ऑफ 72 जो है वो क्या है -3, y जो है -3 के बराबर था। ठीक है, यही था -3 और 4। ठीक है, आपको हमने लास्ट स्टेप तक यही देखा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप एक काम करो कि यहाँ पर आपको 56 इंटू 72 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक बार अगर आप मल्टीप्लाई किए हो खुद से तो इस टर्म को आपको क्या कर दो, फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, 72। चलो अब सुनो, अब बात सुनो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब कि मेरा इक्वेशन जो है वो रिलेट हो गया। मतलब कि हम क्या बता रहे हैं, अगर आप 8 लिखो और 8 में अगर आप 2 को ऐड करो, फिर से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर से क्या वापस 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमने 8 को पहले ही इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इतना इस फॉर्म में। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया कि 56 और 72 को ऐड किए और एक बार सब्ट्रैक्ट भी किए। इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आया। हम क्या बोले, जब भी अगर आप मैथमेटिक्स में इक्वलिटी का ध्यान रखना, अगर आप ऐड किए हो खुद से तो सब्ट्रैक्ट करना लाजिम है। ठीक है, जरूरी है, नहीं तो फिर आपको जो है वो मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि अगर हम आपको एक और चीज बताएं, जैसे कि अगर आपका 4 इंटू 2 है, अगर आप यहाँ पर ऊपर में 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया हो तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज इक्वलिटी का ध्यान रखना। ठीक है, तो वही अगर हम लोग 56 और 72 सेम नंबर है, 56 और 72 ध्यान रखना यहाँ पर वाला सेम रहना चाहिए। 56 और 72 के फॉर्म में था,
56 और 72 के फॉर्म में ही करना था हमको, तो हमने क्या किया 56 और 72 के फॉर्म में करना था, तो हम क्या किए 56 और 72 को ही मल्टीप्लाई किए, ठीक है, कोई दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किए। तो फिर एक बार 56 और 72 लिखो, एक बार 56 और 72 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सुनो, अब क्या करना है कि अब हम लोग बोल सकते हैं 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4। अब ये 56 वाले को मान लेते कोई भी, आप चाहे इसको लो या इसको लो, ठीक है। हम लोग पहली बार में क्या ले लेते हैं, हम लोग जो है ये प्लस वाले को 56 के साथ लेकर के चलते हैं, ठीक है। प्लस वाले को हम लोग 56 के साथ लेकर के चलें प्लस। अब सुनो, अब ये वाले और ये वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 72 इंटू -3 और माइनस ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस को अगर हम लोग अंदर भेजते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 72 इंटू -56 लिख सकते हैं, -56 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को हम लोग अंदर भेज दिए इसके साथ, तो प्लस माइनस फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए 8 इज इक्वल टू 56, यहाँ पर भी 56 यहाँ पर भी, दोनों में से कॉमन टर्म ले लो, क्या बच गया 4 प्लस 72, बात समझ में आया। प्लस अब सुनो, यहाँ पर से क्या है, किसको कॉमन ले सकते हैं, 72 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 72 को हम लोग कॉमन ले लिए, क्या बच गया -3 प्लस -56, बात समझ में आया, ठीक है। अब सुनिए 8 इज इक्वल टू 56, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 72 प्लस 4 कितना हो गया 76, ठीक है। प्लस ऑफ 72 इंटू माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, 56 57 58 59 हो गया। मतलब कि अब सुनो, पहले हमारा क्या था, पहले हमारा जो आया था, अभी सुनो, अभी ये आया, ठीक है। पहले हमारा क्या था, 8 इज इक्वल टू क्या था 56 इंटू 4 प्लस ऑफ 72 इंटू -3 था ये। अभी भी 8 जो है वो किसके बराबर आया, इतने के बराबर आया। मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, बट यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 76, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है -3, यहाँ पर क्या है -59। मतलब कि x और y जो है वो यूनिक नहीं है, प्रूव हो गया। मतलब कि x और y जरूरी नहीं कि ये 4 ही होगा, और ये जरूरी नहीं कि ये -3 होगा, ये कुछ और भी हो सकता है इसके जगह पर, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा अब सुनिए, ये तो पहला हो गया, हम लोग x और y या तो 4 हो सकता है, -3 हो सकता है, या तो 76 या तो -59 हो सकता है। लास्ट हो सकता है आपका ये कि अगर आप यहां पर क्या करो, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं 8 इज इक्वल टू हमारा क्या लिखा हुआ था, 8 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था 56 इंटू 4 प्लस ऑफ 56 इंटू 72 था ये चीज, ठीक है। प्लस ऑफ 72 इंटू -3 प्लस ऑफ 72 इंटू -56, इस तरीके से था हमने लिखा, ठीक है। सॉरी, ये क्या कर दिया हम, हाँ हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए आपका तो पहला ये फॉर्म हो गया, मतलब ये हो गया आपको पहला तरीका कि आपने ये होगा आपका ओरिजिनल, ठीक है, आपका पहला x और y ये हो सकता है। दूसरा ओरिजिनल, आप दूसरा तरीका, दूसरा में आपको क्या हो जाएगा, सेकंड जो है इसका वो क्या बन गया कि x यहाँ पर 76 भी लिख सकते हैं, y के यहाँ पर -59 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पर क्या करते हो, और देखो आप सुनो, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाले मेथड, फिर से फर्स्ट वाले पे आएंगे हम लोग। अगर हम लोग 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4 लिखते हैं प्लस ऑफ 70 इंटू -3 लिख सकते हैं, और फिर से हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस, अगर 56 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 56 इंटू 72 को एक बार ऐड कर दिए और एक बार इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 56 इंटू 72 को क्या कर देंगे हम लोग एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 8 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 56 इंटू 4। अच्छा इस बार हम लोग किसको कॉमन लिए थे, इसको, इस वाले टर्म को मैच किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को मैच करेंगे, मतलब कि -56 इंटू 72, ठीक है, प्लस अब हम लोग इस वाले और इस वाले को मैच किए थे ना, अब हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को मैच करके देखेंगे, ठीक है, कॉमन लेकर के देखेंगे ये दोनों में से। तो देखिए आपको x और y का एक और वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ पर से 56 इंटू 72, ठीक है। अब सुनो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 इंटू 4। अब ये देखो नेगेटिव को अंदर भेज दो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 56 और 72 के साथ भेज दो तो क्या बच जाएगा -72 बच जाएगा, बात समझ में आया, इंटू -72, ठीक है। अब देखो प्लस 72 इंटू -3 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 56 इंटू 72, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो इस वाले टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में से 56 ले लिए कॉमन, क्या बच गया 4 -72, ठीक है। इस वाले टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं 72 कॉमन ले सकते हैं, देखो 72 तो क्या बच जाएगा -3 प्लस ऑफ 72, ठीक है, सॉरी 56। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 56 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है,
प्लस ऑफ 72, यहाँ पर क्या आ जाएगा 56 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 53, है ना। चलो अब सुनो, अब देखो फिर से इक्वेट करो। अगर आपका ये वाला क्या आया था, यहाँ पर आया था आपका 8 इज इक्वल टू इतना, ये भी 8 के बराबर, ये भी 8 के बराबर, ये आपका तीसरा निकल गया, ठीक है, तीसरा निकल गया, ठीक है। देखो ये भी 8 के बराबर था, ये भी 8 के बराबर, ये भी 8 के बराबर। यहाँ पर देखो 8 का पहला वाला जो हम लोग का मेन था वो उसमें क्या था, x और y का वैल्यू देखो, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -3। यहाँ पर x का वैल्यू क्या था 76 माइनस 59, यहाँ पर क्या है x का वैल्यू 68, यहाँ पर 53, y का वैल्यू 53। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि x और y का एक नहीं बल्कि तीन वैल्यू निकाला जा सकता है, इसलिए x और y जो है वो यूनिक नहीं है। अगर आपसे क्या पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि x और y को दो डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करो, तो आप ये और ये बोलेगा, ये और ये आप करके दिखला देना। अगर आपको बोलेगा कि x और y को अगर आप 3 डिफरेंट वेज में करके दिखलाओ, तो ये और ये तीनों फॉर्म में करके दिखला देना, ठीक है। बात समझ में आया। फिर से देखो हम क्या बताएं आपको, हम आपको बताएं कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया था इफ द डिविडेंड इफ द डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 फाइंड एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग इतना। सबसे पहले तो आपको एक्स और वाई को इसके बराबर सेटिस्फाई करके दिखलाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालो जो कि आया 8। अब 8 को इसके बराबर करके दिखलाओ। हम आपको वही बताएं, वही तरीका है सेम टू सेम। पहले वाले लास्ट वाले इक्वेशन को हटा दो, दूसरा मतलब कि इसको वाले इक्वेशन को रखो, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले 8 का वैल्यू निकाल देंगे जो कि क्या हो जाएगा 56 माइनस ऑफ 16 into 3, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर 16 को क्या कर दो, आप एलिमिनेट कर दो, जो कि रिमाइंडर है, हर रिमाइंडर को क्या कर देंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर से 16 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 72 माइनस 56 लिख दिए, 72 माइनस 56, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करो, आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो 56 ये दोनों सेम टर्म है, इसको एक साथ रख दो, 72 को अलग रख दो, कॉमन ले लो, आ जाएगा 4 यहाँ पर, ठीक है। 1 + 3 आ जाएगा 4 यहाँ पर। अब इस तरीके से 72 × 3। अब ये नेगेटिव को अंदर भेज दो -3, मतलब x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू -3। मतलब हम लोग इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिए, जहाँ के x और y का वैल्यू हमको पता चल गया। क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे हम लोग क्या बोले, कि अब देखो सुनो, अब हमको ये प्रूफ करना है कि x और y जरूरी नहीं यूनिक हो, जरूरी नहीं कि x और y हमेशा सेम ही हो, अलग अलग हो सकता है। और हम लोग क्या बताएं, 3 तरीका हो सकता है x और y निकालने का, ठीक है। मतलब कि तरीका क्या है, मतलब यहां तक तो आप सब में सेम करोगे, आपको यहां तक तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। लेकिन जब भी आप अगर आपको क्वेश्चन बढ़ाते हुए ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है लास्ट वाला लाइन के, ऑल्सो सो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, शो करो कि एक्स और वाई यूनिक नहीं है, तो ये आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहां पर एक बार वही सेम नंबर 56 और 72 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एक बार इसको इसके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके मल्टीप्लिकेशन को 56 और 72 के मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, आप या तो इसको कॉमन ले लो, या तो आप इसको एक साथ ले सकते हो। ये दोनों टर्म में देखो, यहां पर भी 56, यहां पर भी 56, ठीक है। अब यहां पर भी 56, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब ये इसको और इसको टर्म को ले लो, या तो आप इसको टर्म में ले लो। अगर आप पहली बार में इसको और इसको ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ये दोनों को लिए तो 72 को इसके साथ लेना पड़ेगा, हो गया, एक चीज बन गया हमारा। अगर आप क्या करते हो, इसको और इसको लिए हो, ये वाले टर्म को, तो आपको ये और ये लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका x और y का कितना वैल्यू पता चल जाएगा, 3 वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो हेंस वी कैन से दैट x एंड y आर नॉट यूनिक एंड x और y का जो है वो हमको 3 वैल्यू पता चल गया। बात समझ में आया। तो यहां तक जो है वो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। देन थैंक यू। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर हम लोग देखें आगे, तो एक चीज़ और है, आपको हमने ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये घर से बना करके आना है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए सुनिए, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आपको एलसीएम पता है, एलसीएम का मतलब कि अब आपको यहाँ पर देखो एक्सरसाइजेज इसका देख लो कि एलसीएम का क्या है, 56 और 5 और 7, ठीक है। आपको अगर आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है तो आप इसके एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हो, तो इसका एलसीएम फाइंड करने का क्या तरीका है, आप देखो एलसीएम होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर हम लोग 5 का मल्टीपल निकालें, ठीक है, तो ऐसा चीज आपको ये पहले से पढ़े हुए, तो इसको हम जल्दी से बता देते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, मतलब इसके टेबल में जो आता है। 7 का मल्टीपल लिख दिए। बोल रहे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो अगर आपको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दिख रहा है तो वो कौन है, 35 है। 35 आपका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो इसलिए एलसीएम जो है 5 और 7 का कौन हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें 10 और 15 का, तो देखो एलसीएम ऑफ 10 हमको मल्टीपल्स ऑफ 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से। मल्टीपल ऑफ 15 वो भी आपको पता है। तो देख सकते हैं हम लोग, देखिए 13
30 हो सकता है इसका कॉमन मल्टीपल, 60 भी है इसका कॉमन मल्टीपल, आगे भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 30। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आया आपको एलसीएम, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम को निकालने का तरीका क्या है, मेथड्स टू सॉल्व एलसीएम, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो पहला मेथड आपका लिस्टिंग मेथड, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, अगर हम लोग 4, 6 और 12 का मल्टीपल निकालें तो सबसे पहले 4 का मल्टीपल लिख दो, 4 का टेबल लिख दो, 6 का टेबल लिख दो, 12 का मल्टीपल लिख दो। अब देखो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन है, 12 भी है, 12 ये देखो तीनों में कॉमन है, 24 24 24 36 36 36 48 48 48, ठीक है। लेकिन ये आगे भी है, लेकिन ये भी कॉमन मल्टीपल है, आपको 24 भी कॉमन मल्टीपल में है, 36 भी है, 48 भी है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, 12 है। तो इसलिए एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आया। दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आपको हर एक नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, लिख देना है। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2, 6 का क्या है, 2 × 3, 12 का क्या है, 2 × 2 × 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप करने क्या वाले हो कि आप यहाँ पर से क्या देखना है कि आपको कॉमन की मतलब कि कॉमन निकालना है। अच्छा आप सुनो, अब आप दो एचसीएफ में क्या होता है ना कि आपको तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 नंबर है तो वो तीनों में मिलना चाहिए, कॉमन होना चाहिए तीनों में, ठीक है। और अगर 2 में अगर कॉमन होगा तो नहीं चलेगा। अगर आपके पास एचसीएफ निकाल रहे हो, अगर आपका 3 नंबर है तो उसमें कॉमन तीनों में होना चाहिए। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, अगर आपका 2 में भी कॉमन चल रहा है तो वो भी आपका एक बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा, ठीक है ना। 2 में भी हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में तीनों में होना चाहिए। अगर 3 नंबर है तो 3 में होना चाहिए, अगर 4 नंबर है तो चारों में होना चाहिए आपको कॉमन, वो नंबर जो है वो चारों में मिलना चाहिए। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि अगर आपको 3 में मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 2 में मिल रहा है, ठीक है, तो भी वो आपका गिनती हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो 2 और इसमें है तो इसलिए हम लोग 2 को भी ले लेंगे, इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में होना चाहिए मिनिमम, दोनों में, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, देखिए 2 हो गया एक कॉमन, दूसरा कॉमन क्या हो गया 3, तीसरा कॉमन क्या हो गया 2, मतलब कि 2 × 3 × 2 = 12। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर बोलना, मैसेज करना, ठीक है। आप सुनो यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड का हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी डिवीजन मेथड, मतलब कि तीनों को एक साथ डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 के साथ करेंगे 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। फिर से हम लोग 2 के साथ करेंगे तो 2 × 1 = 2, 3 तो नहीं लग रहा है तो इसको सेम एज इट इज लिख देंगे। बात समझ में आया। फिर 2 × 3 = 6। अब 3 के साथ करेंगे तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। इसी अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 = 12 हमारा बन गया इसका एलसीएम, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एचसीएफ नहीं है, एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। चलो एलसीएम, हाँ सही कर लेना, ठीक है। थैंक यू। तो आज का क्लास जो है वो हम लोग इतना ही रखेंगे। शुक्रिया।